want Al-Aqsa and Muslims in Jerusalem to stop immediately. There are nearly 300 wounded since it began. We expect all pressure, direct and indirect, to remove Palestinians from their homes to stop. Otherwise, we will do everything we can to ensure the cruel are sentenced to the fate they deserve. टर्की, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, फिर भी बाकी मुस्लिम कंट्री से अलग दिखता है। यहाँ पर ना तेल के कुएं हैं, ना ही नेचुरल गैस, फिर भी यह इस रीजन का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और प्रोग्रेस करने वाला देश बना। यहाँ पर फीमेल्स को बराबर की लिबर्टी और इक्वालिटी है। लिटरेसी रेट 96%, जिसमें फीमेल्स का 93% है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? कैसे टर्की 99% मुस्लिम पॉपुलेशन होते हुए भी एक सेकुलर, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी वाला देश बना? तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। टर्की पहले एक काफ़ी बड़ा किंगडम था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। शायद आपने नाम भी सुना हो। 15th और 16th सेंचुरी के दौरान काफ़ी समृद्ध और काफ़ी बड़ा राज्य था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 में हार के बाद ऑटोमन एम्पायर बदला और बहुत देशों में बटा। लेकिन इसकी असली विरासत है टर्की। 1923 में टर्की के पहले प्रेसिडेंट बने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिनका सबसे बड़ा योगदान है टर्की या कहें ऑटोमन एम्पायर के लोगों को बदलने, और इनके सिद्धांत को कहा जाता है केमालिश, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल, जो बनाए गए मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के द्वारा, ताकि वो बना सकें टर्की को एक मॉडर्न सेकुलर टर्किश स्टेट। अतातुर्क ने 1923 जैसे टाइम में काफ़ी बोल्ड और बड़े डिसीजन लिए, जैसे खलीफ की पोजीशन को हटा देना। खलीफ मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। टर्की में सारे रिलीजियस कोड को बंद करा देना, फीमेल एम्पावरमेंट पे ध्यान देना, और इसके लिए उन्होंने 20,000 नए गर्ल्स स्कूल भी बनाए। देश की सारी कट्टरपंथियाँ ख़त्म की, और 1938 में मुस्तफ़ा के निधन के बाद उन्हें सक्सीड किया इस्मेत इनॉन ने। इसके बाद 1945 में वर्ल्ड वार 2 में टर्की न्यूट्रल रहा। वर्ल्ड वार 1 में जिस ऑटोमन एम्पायर ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वर्ल्ड वार 2 में वो बिल्कुल न्यूट्रल रहा, और 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनते ही उसे ज्वाइन कर लिया। 1952 में कोल्ड वार एरा शुरू होता है। कोल्ड वार एरा मतलब रशिया और यूएसए की अपने आप को सुप्रीम दिखाने की लड़ाई। उस समय टर्की ने तुरंत नाटो ज्वाइन कर लिया। नाटो यानी कि वो अमेरिका की साइड चला गया। 1963 में टर्की ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ज्वाइन करी। याद रखिएगा, टर्की यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। और 1969 में टर्की ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का ग्रुप है। लेकिन इन सब में एक बात है, अतातुर्क हमेशा चाहते थे कि टर्की हमेशा न्यूट्रल रहे और किसी ग्रुप वगैरह का पार्ट ना बने, जो उनके निधन के बाद टर्की ने नहीं किया। लेकिन अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, मतलब इस समय एर्दोगान एरा की। एर्दोगान इस समय टर्की के प्रेसिडेंट हैं, और इससे पहले वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एर्दोगान काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी रहते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो पिछले साल अगस्त महीने में अमेरिका ने के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच एग्रीमेंट कराया, जिसमें यूएई ने इजराइल को एक देश के तौर पर स्वीकार किया। लेकिन इससे टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान काफ़ी नाराज़ हो गए यूएई से। अपने डिप्लोमेट को यूएई से वापस बुलाने की भी बात करने लगे। इसके जवाब में यूएई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स अनवर घरगाश ने हाईलाइट किया कि हमें कुछ कहने से पहले टर्की खुद को देख ले। उन्होंने कहा कि यूएई से पहले तो टर्की खुद अपने डिप्लोमेट इजराइल में रख चुका है। टर्की और इजराइल के बीच लगभग $2 बिलियन का ट्रेड होता है, लेकिन अगर यही रिश्ते यूएई मेंटेन कर ले तो टर्की को दिक्कत हो जाती है। क्या यह एर्दोगान के डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी को नहीं दिखाता? अगर एक और मुद्दा ध्यान में दें तो 2017 में टर्की के स्पीकर ने पार्लियामेंट में बिल लाया कि टर्की को अब एक मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन उस समय खुद एर्दोगान ही थे जिन्होंने इसे रोका और टर्की को सेकुलर देश ही रहने दिया। शायद उन्हें ये समय ठीक नहीं लगा होगा इस काम के लिए। तो एक और मुद्दा ध्यान में रखते हैं, आपने हेजिया सोफिया के बारे में तो सुना ही होगा। हेजिया सोफिया 5th सेंचुरी के दौरान एक चर्च थी, और बाद में जब ऑटोमन एम्पायर का शासन हुआ तो जैसे कि हर राज्य में होता है, वहाँ पे उस चर्च को बदलकर मस्जिद में बना दिया गया। बाद में वर्ल्ड वार 1 के बाद अतातुर्क ने इसको एक म्यूज़ियम घोषित कर दिया, और ये अब तक म्यूज़ियम ही रहा था। लेकिन कब तक? जब तक
पिछले साल 10 जुलाई 2020 को टर्की के कोर्ट ने ये जजमेंट पास नहीं कर दिया कि अब से हेजिया सोफिया एक हो गई है दोबारा से। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, एर्दोगान ने काफ़ी सारी लाइब्रेरी और पुराने म्यूज़ियम्स को दोबारा से मस्जिद में बदल चुके हैं। वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन को दोबारा से स्कूल एजुकेशन में इंटीग्रेट कर चुके हैं। और अभी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जिस तरह एर्दोगान इतना बढ़ चढ़ के इजराइल के विरोध में आगे आ रहे हैं, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन से बात करने की इजराइल को सबक सिखाना है, पाकिस्तान के साथ मिलकर इजराइल पर दबाव बनाना, सारे मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करना, इमोशनल डायलॉग बोलना कि इजराइल मक्का मदीना तक अपना एरिया बढ़ाना चाहता है। इन सब का ये मतलब हो सकता है कि एर्दोगान को ऑटोमन एम्पायर की याद आ रही है, जहाँ से सारे मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफ होते थे। लेकिन क्या एर्दोगान ये सब करके टर्की को अतातुर्क के दिखाए रास्ते से दूर नहीं ले जा रहे हैं? क्या अब टर्की अतातुर्क को पसंद नहीं करते और वो सच में सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ के मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं? अब दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, और धर्म और मजहब की अति को कहा जाता है कट्टरता, जो समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। क्रिश्चियन भी इस कट्टरता के शिकार हुए, जिसे वो मिडिवल डार्क एज कहते हैं, जो यूरोप में 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक चली और इस बीच वो कोई खास डेवलपमेंट और प्रोग्रेस भी नहीं कर पाए। हिंदूज भी 17th 18th सेंचुरी के दौरान इस कट्टरता के शिकार हुए, जहाँ पे वो सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा को अपने चरम पर ले गए। लेकिन हम सब इन सब चीज़ों से बाहर निकले और अब ये सब चीज़ें इतनी देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक देश जो कट्टरता से बाहर निकल चुका है, उसका नाम है टर्की, क्या वो दोबारा इस कट्टरता में जाना चाहता है? क्या एर्दोगान दोबारा अतातुर्क के दिखाए रास्ते को छोड़कर टर्की को इस स्थिति में, कट्टरता में दोबारा ले जाना चाहते हैं? सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद।